Hello and welcome to our channel. Today we will see the first chapter of Standard 12, that is electric charges and fields. We will be looking at the MCQs of this chapter, and the MCQs that we have taken are mostly somewhere in some competitive exam they have been asked. और MCQs जो gather किए हैं यहाँ पर पूरी series में, तो we have tried in such a manner that it covers the entire syllabus of this topic. ये चैप्टर का जो पूरा सिलेबस उसके अंदर आता है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाए उस हिसाब से ये एमसीक्यूज जो है वो रखे हुए हैं, बराबर. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर समवेयर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिए हुए हैं, राइट. तो लेट्स look at the first question. Mark the correct option and you have been given these many options 1, 2, 3 and 4. So this is the basic thing about electrostatics. See, what I suggest is you go through the question, see the options, and if you know how to solve it, you pause the video and try to get the answer. बराबर. अगर आपको नहीं आता है then be with me. या तो पॉज करके फिर आप जो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं करेक्ट आंसर के साथ वो एक आप देखने के लिए ट्राई कीजिए. और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो यहाँ पर हम सिखाने के लिए हैं. अगर आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, और कितने टाइम में आपसे होता है, कितने फास्ट होता है वो भी आप देखिए. 20 सेकेंड्स के अंदर अगर आपका हो जाता है देन वेल एंड गुड. एंड एक बार ये एमसीक्यूज कर लेने के बाद बस खत्म हो गया ऐसे स्टॉप मत हो जाइएगा. यू कैन गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड अगेन, एंड ये लेक्चर देखने के बाद यू कैन टेक एनी ऑफ द रेफरेंस बुक और उसमें से फिर अगर एमसीक्यूज करते हैं तो आपको काफी इजी रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक बताया हुआ है एंड पूछा गया है. व्हाट डज इट से दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी they have given some options. So what is the difference between these two? ये दोनों ब्रांचेस के अंदर डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स it deals with the steady current, but not just steady current. अगर वो बल्ब हम लोग लेते हैं कंडक्टर का, then net motion of charges is zero, right? Net motion equals to zero. ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज नॉन जीरो होती है. ये बेसिक डिफरेंस है. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अंदर से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कुछ यहाँ पर दिख रहा है. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देयर इज अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंडक्टर्स बल्ब. देयर विल बी सम मोशन, बट कोई नेट मोशन जो है वो जीरो होगी, बराबर. तो देयर विल बी मोशन. बाकी सारे ऑप्शंस के अंदर क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देयर इज नो मोशन. यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, नो मोशन तो नहीं है. फिर थर्ड के अंदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नेट मोशन. सो नेट मोशन विल ओनली बी देयर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट विल नॉट बी देयर. Similarly, there is no net motion. No net motion is true for electrostatics, but it is not correct for the current electricity. So only option number 2 is the correct option, right? तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, बराबर. हियर V average equals to 0, so the correct option is option number 2, right? काफी इजी था. Now second, two charges 2 coulomb and 6 coulomb are separated by a finite distance. If a charge of -4 coulomb is added to each of them, the initial force of 12 into 10 raised to 3 Newton will change to. Options are here 1, 2, 3 and 4. See, here you have to do two things. One thing is additivity of charge. The charges have property of additivity that you must be knowing. तो एडिशन में क्या होता है, यू हैव टू टेक एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस, बराबर. एल्जेब्रिक एडिशन मतलब ये 2 कूलम है, उसके अंदर -4 कूलम इज गेटिंग एडेड, देन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना, -2 कूलम हो गया. नाउ 6 कूलम इज गेटिंग -4 coulomb is getting added into 6 coulomb also, so that charge will become 2 coulomb now. Okay, so then after, once you get the new charges on the body, you have to find out the force.
which was initially 12 into 10 raised to 3. Then the distance के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया. That means distance was initially whatever was the distance initially, that has been kept the same. तो F is equals to, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, K Q1 Q2 by R square, बराबर. ये हो गया कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला. अब इसमें से R जो है वो सेम रहेगा, तो वी कैन से F is proportional to Q1 and Q2, their multiplications, and it will be proportional to it, बराबर. तो पहले जब 6 and 2 कूलम थे तब उस टाइम पे कुछ F लग रहा था, वो F था 12 into 10 raised to 3. Now F dash becomes something else because charges have got changed, Q1 dash and Q2 dash. How much will be the Q1 dash? Q1 dash is Q1 plus minus 4 and Q2 dash is Q2 plus minus 4, right? So 1 will be 2 minus 4 is a negative minus 2 charge, minus 2 coulomb. So 1 will be negative charge. Other one will be 6 minus 4 is 2 coulomb. So that will be positive. So one charge is positive and the other one is negative. So obviously they will have attraction between them. Obviously ये जो repulsion वाले हैं, repulsion वाले options, ये तो आएंगे ही नहीं. आपका ऑप्शन इन दोनों में से ही एक जो है वो होगा. तो हम डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो अब देख सकते हैं. आप इसके ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हो. तो सॉल्यूशन के अंदर F1, as I've said, F1 is proportional to 2, 6 and F2 equals to minus 2 into 2. F1 by 2 equals to, ये 2, 6 2s are 12 and 2 2s are minus 4, that becomes minus 3. So F2 is minus F1 by 3. मतलब जो F1 का नेचर था उससे अलग आया अभी नेचर, जो रिपल्सिव था वो अब अट्रैक्टिव नेचर में आया. और बाय 3, तो 12 बाय 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 4 into 10 raised to 3 न्यूटन, दैट टू अट्रैक्टिव इन नेचर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर लाई कर रहा है. क्लियर? हमने क्या क्या यहाँ पर दो चीजें की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एक किया एंड सेकेंडली कोलम्बियन फोर्स जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई किया. एडिटिविटी ऑफ चार्ज में आपको साइन के साथ देखना है, एल्जेब्रिक एडिशन करना है, बस ये चीज याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C having equal radii and carrying equal charges on them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is, I'm giving you the options. See, now what is the scenario that we have to see? We are being given two spheres. One is B and the other is C. One is having charge Q and the other one is also having the same charge C. Now the third charge, third sphere, which is uncharged, this is not having any charge, this is having Q charge, is brought in contact with B and C is just lying like that. So what will happen? Whenever there is some contact between two spheres and आफ्टर दैट दे आर बीन सेपरेटेड, और जब कांटेक्ट में आते हैं तब उस टाइम पे ये भी देखना होता है, ये कंडीशन गिवन होगी ही, दैट बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम इन साइज, लाइकवाइज इट विल बी गिवन. तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा, व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देन इनका टोटल करो चार्ज का, Q plus 0 is what? Q, and by 2 that much charge will reside on both of them. बराबर, मिलके एक टोकरी में ले लिया और फिर इक्वल इक्वल बांट लिया. बराबर, ये चीज करते हैं. फिर C, Q, अब A अब जैसा है वैसा ही C के पास लेके गए. B को Q by 2 जितना छोड़ के ये C के पास लेके गए, Q by 2 and Q. A is now in contact with C. So then after B के पास Q by 2 charge
एंड सी के पास कितना हो जाएगा, q by 2 plus q by 2, that means 3q by 4, that much charge will be there. Okay, तो B और C के ऊपर न्यू चार्जेस कितने आ गए, q by 2 and 3q by 4. So if the charge gets changed, obviously the force will get altered. F equals to, पहले के केस में क्या होगा, इनिशियल फेज में k q square by r square, और we can say f proportional to q into q और q square, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं करना है आपको, इसमें साथ में डिस्टेंस भी चेंज करने को दे सकते थे, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज नॉट सो. फिर इनके ऊपर इनका मल्टीप्लीकेशन q by 2 3q by 4, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3q by 8 3q square by 8. तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन कुछ इस हिसाब से बनेगा, इनिशियली q and q, देन आफ्टर 3 by 8 q square, f proportional to q square, now it becomes q square into 3 by 8, that means new force becomes 3 by 8 times, and this option was on key number 4. okay, आपको सिर्फ ये ना देके जैसे बताया वैसे डिस्टेंस भी चेंज करके दे सकते हैं, तब आपको यहाँ पर लेना होगा डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस स्क्वायर. ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 charges minus q1 plus q2 minus q3 are placed as shown in figure. The x component of the force in -1 is proportional to, किससे प्रोपोर्शनल होगा, पहले तो हमें सिनारियो देखना पड़ेगा. See these are the options, और जो भी सिनारियो है उसके अंदर हमें q1 के ऊपर जो भी फोर्सेस जिस भी डायरेक्शन में लग रहे होंगे उसका सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट लेना है. सभी फोर्सेस में से x x x कंपोनेंट का एडिशन करना है, और फिर उसका क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमें यहाँ से देखना है. राइट, सो लेट्स लुक एट द अरेंजमेंट. q1 के ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो हमें देखना है. तो माइनस q1 इज गेटिंग रिपेल्ड बाय माइनस q3, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, एंड q2 विल अट्रैक्ट इट, तो वो फोर्स आ जाएगा राइट डायरेक्शन में. बराबर, तो वो एक इस तरफ टूवर्ड्स इट उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा. नाउ ये जो इसको मैं अगर अभी नाम दे दूं 1 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन x डायरेक्शन ओनली, तो इसका तो i कैप ही कंपोनेंट बनेगा, j कैप तो कोई होगा ही नहीं. बट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3 will be having some component in x as well as y direction. बराबर, तो उसके दो कंपोनेंट्स कौन से बन रहे हैं, one is this and the other is this. बराबर, तो x कंपोनेंट 1 3 और उसका i कैप कंपोनेंट, और ये 1 3 इसका j कैप कंपोनेंट होगा. हमें फिर ये पूरा लेके फिर इन दोनों का सिर्फ एडिशन करना है. बराबर, बाकी F12 या F13 होगा, उसके लिए तो आप क्या करोगे, k q1 q2 by r square. r square मतलब ये डिस्टेंस आपको गिवन है. when you will be taking F12 the distance is b, when you will be taking 1 3 distance is a. बराबर, चलो see theta is the angle made over here. बराबर, यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली दूसरा जो थीटा बनेगा यहाँ पर ये इस तरफ का होगा. That means vertical component is the cos component, cos theta j cap, and this will be sin theta I cap. तो जो दिमाग में एक चीज कभी शायद बैठ जाती है कि cos कंपोनेंट मतलब I, sin कंपोनेंट मतलब j, ऐसे नहीं. बराबर, अगर ऐसे बैठा हुआ है तो ये चीज निकाल दो, वेक्टर ने जिसके साथ एंगल बनाया वो कॉस कंपोनेंट. अगर आपने वेक्टर्स ठीक से किया है तो वो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं. बराबर, तो ये कंपोनेंट ये बनेगा और ये वाला जो है वो साइन कंपोनेंट होगा, तो हमें इसमें साइन कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा. लेट्स लुक एट द डिटेल्ड सॉल्यूशन. तो F1 इक्वल्स टू 1 और 2 के बीच में Q1 एंड Q2 के लिए जो होगा वो F1 I कैप K Q1 Q2 by B स्क्वायर I कैप. एंड सिमिलरली Q3 में जैसे बताया वैसे एक जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो F2 साइन थीटा I कैप माइनस F2 cos थीटा J कैप. ठीक है, ये माइनस क्यों लिया,
व्हाई इज दिस माइनस? बिकॉज x कंपोनेंट था वो तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आ रहा था, but the y component was in negative direction, downward direction, so that's why we have to take a minus sign. फिर f और f की वैल्यू यहाँ पर पुट की, उसके लिए डिस्टेंस था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर पुट किया. नाउ टेकिंग द समेशन ऑफ x component only, taking the terms which are common, then it comes as kq1 and this bracket. So you can see this bracket in some option. ओके तो वो ऑप्शन कहां पर था? की नंबर 4 के ऊपर. ओके ये आपका fx is proportional to q2 b square because q1 is going to remain same constant. तो q2 आप जो चेंज कर दोगे, q3 आप जो चेंज कर दोगे, b1 b2 आप चेंज कर दोगे, q1 के अराउंड आप q2 q3 एंड थीटा जो भी चेंज करोगे उसकी वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसका x कंपोनेंट, फोर्स का f कंपोनेंट कितना बन रहा है. ओके चलो तो यहाँ पर हमने कूलम्बियन फोर्स भी देखा एंड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स भी देखा. कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला भी अप्लाई किया, सुपरपोजिशन भी दिया देखा, और साथ में हम लोगों ने वेक्टर जो है वो वेक्टर भी अप्लाई किया, वेक्टर फॉर्म में फोर्स को देखा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Charge q2 of mass m revolves around a stationary charge q1 in a circular orbit of radius r. The orbital periodic time of q2 would be 1, 2, 3 and 4 options are here. See, some charge is revolving around the other charge. So whenever there is some revolution, right, at that time one force that is mandatory that will be acting in that case, and that force is सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स है? सर्कुलर मोशन में होगा ही होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय सम अदर फोर्स. किसी केस में वो टेंशन से बैलेंस होगा, किसी केस में वो ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस होगा, किसी केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से बैलेंस होगा. बराबर. तो ऐसे अलग अलग जो है वो हो सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस जो है वो. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फोर्सेस हैं वो F सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बराबर. सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय k q1 q2 by r square. Why are we taking m r ओमेगा स्क्वायर? बिकॉज आर के अंदर, सॉरी ओमेगा के अंदर ये टाइम पीरियड जो हमें फाइंड करना है वो छुपा हुआ है. बराबर. तो ये वाला फॉर्मूला हमने उसके अंदर से लिया. बराबर. ओमेगा के फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो. बराबर. तो अब डिटेल सॉल्यूशन के अंदर फिर पता चल जाता है ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी पुट करेंगे और टी को सब्जेक्ट बना लेंगे. तो सी एफ ई इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, but Fe equals to k q1 q2 by r square, and this is O in place of omega 2 pi by t and its square, so that becomes 4 pi square by t square. Then making t as the subject, we get t as 4 pi square mr cube by k q1 q2 and its root. बराबर. तो ये जो ऑप्शन है वो की नंबर 1 के ऊपर फॉल कर रहा है. तो हमने सिर्फ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है उस फोर्स को बैलेंस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. बात चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही, उसकी हम लोग अलग अलग तरह से एप्लीकेशन या सिनारियो जो है वो कहाँ पर कैसे रोल प्ले करेगा वो देख रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. I'll give you the options. आपको आता ही है तो कर लो. चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, टू पॉजिटिव आयंस Q दोनों के ऊपर Q जितना चार्ज है, Q जितना. अब देखो कोई एटम होगा तो एटम तो न्यूट्रल अगर है तो न्यूट्रल उसको आयन नहीं बनाया हुआ है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. बट एज इट हैज मेड पॉजिटिव आयन, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव किए हैं, तो हमें
वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? तो वी नो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हमें कुछ चार्ज चाहिए तो उसके लिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव करने पड़ेंगे या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, राइट? सो Q इक्वल्स टू NE इज द फॉर्मूला, बराबर, जिसमें से n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब फोर्स इक्वल्स टू K, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, या तो D दिया है तो D स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे, बराबर। इसकी जगह पर हम लिखते थे D स्क्वायर, बराबर, और Q की जगह पर NE सब्सटीट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ F, एंड K की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 NE होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर, तो n को सब्जेक्ट बनाएंगे तब हमारे पास इक्वेशन जो है वो यहां तक आता है, बराबर, which falls on the option number 3, key number 3, right? Next question. Two copper balls, each weighing 10 gram, are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 raised to 6 atoms is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them is. Coulomb force इसके ऊपर कितना लगेगा वो फाइंड करना है, एंड जो कॉपर बॉल है उसका मास गिवन है 10 ग्राम का। देखो सिनारियो क्या हुआ, सिनारियो बता रहा है कि कॉपर बॉल के अंदर खूब सारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने होंगे वो नंबर नहीं बताया है, बट इफ यू टेक 10 raised to 6 atoms, then out of that 1 electron will be taken out, बराबर, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ये 10 raised to 6 है तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, ये 10 raised to 6 है तो इसमें से 1 निकाला होगा, लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव किए गए हैं। So we don't know how many number of electrons are there, but if we know somehow, if we can get the number of electrons, then we can easily know how many number of electrons have been removed. फिर number of electrons मिल गया तो हम लोग Q find कर पाएंगे, and Q find करने के बाद हम force find कर पाएंगे। Are you getting? force find करना है तो उसके लिए हमें Q चाहिए, Q फाइंड करना है तो Ne के लिए N चाहिए, बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके लिए टोटल N चाहिए, टोटल N कितना है ये चाहिए। तो आवर फर्स्ट स्टेप is to find out how many total number of atoms are there in 10 gram of copper. Then after N के इतने के अंदर 10 raised to -6 के अंदर से 1, then these many capital N में से how much वो कर लेंगे, फिर Q इक्वल्स टू तो क्या करेंगे हम लोग Ne कर लेंगे, N मिल जाने के बाद फिर F इक्वल्स टू क्या करेंगे K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द रोड मैप नाउ। अब देखते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो मास ऑफ कॉपर एंड एटॉमिक मास गिवन है, तो एटॉमिक मास के ऊपर से नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, 63.5 gram, that means Avogadro number. Then 10 gram is how much, ये फाइंड किया हम लोगों ने, तो इसके ऊपर से नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल गए। Now if 10 raised to 6 atoms equals to 1 electron, then these many equals to how many electrons are removed, इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए होंगे, बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हमें मिल गया, इसके ऊपर से हम Q जो है वो फाइंड कर पाएंगे। ये हो गया आपका Q, Ne जो लिखा ना वो Q लिखा, और Q का स्क्वायर है तो N स्क्वायर E स्क्वायर हो गया। When you put all the values into it, you will get the answer as 2 into 10 raised to 8 Newton, which was on key number 3, बराबर। रोड मैप फिर से रिकॉल कर लेते हैं। You will have to find the total number of electrons, sorry, total number of atoms, then after number of electrons removed, from that total charge, from that Coulombian force, right? So here is the solution. Chalo, next question,
Let's look at the next question. Two copper balls, each weighing 10 gram, are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 raised to 6 atoms is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them is atomic weight of copper is 63.5, and here are the options. See, क्या बताया यहाँ पर, जो दो कॉपर बॉल्स हैं, इफ अगर वो कॉपर बॉल्स एज इट इज लिए तो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर कोई नेट जो है वो न्यूट्रल है बॉल्स, तो उनके ऊपर कोई नेट चार्ज होगा नहीं, करेक्ट। तो नेट चार्ज होगा नहीं, इसलिए कोई फोर्स लगेगा नहीं। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जितने भी उसके अंदर एटम्स है उसमें से 10⁻⁶ है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बाकी 10⁻⁶ में से दूसरा, बाकी 10⁻⁶ में से तीसरा, लाइकवाइज उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, उसके बाद फिर हम लोग चार्ज फाइंड कर सकते हैं और हमें फोर्स भी उसके बाद तो मिल जाएगा, बराबर। तो फोर्स तक जाने के लिए हमें चार्ज चाहिए, चार्ज तक जाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बराबर। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने पड़ेंगे इन द गिवन मास, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एटॉमिक वेट जो है वो दिया हुआ है, उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, एटॉमिक वेट मतलब कि अगर ये इतना आप मास ले रहे हो तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स जो है वो रहेंगे, बराबर। तो मतलब 63.5 जो है उतने ग्राम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स Na जितने रहेंगे। तो अभी तो कितना मास दिया हुआ है, 10 ग्राम। सो 10 ग्राम के अंदर कितने होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। एवोगैड्रो नंबर 6.022 और 23 इंटू 10⁻23। लाइकवाइज तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। तो नंबर ऑफ एटम्स के बाद फिर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 10⁻⁶ नंबर ऑफ एटम्स लिए तो उसमें से रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 दिया हुआ है ना यहाँ पर कि फ्रॉम एवरी 10⁻⁶ 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, बराबर, वो निकाला गया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आया होगा, उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। उसके बाद Q इक्वल्स टू Ne आप कर सकते हो, एंड उसके ऊपर से F इक्वल्स टू KQ² बाय R², उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, वो आप कर सकते हो। सो दिस इज योर रोड मैप, बराबर। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लेट्स लुक एट द डिटेल्ड सॉल्यूशन कि mass of copper, atomic mass equals to this, and given mass is 10 gram. So if 63.5 gram, that means 6 into 10⁻23, and ये enlarge क्यों हो गया, okay चलो, तो 10 gram equals to how much? So that comes as, number of atoms comes as something like this, 10 into 6 into 10⁻23 by 63.5. Now, as I've said, we have to find out number of electrons. So number of electrons is, if 10⁻⁶ atoms are there, then 1 electron is removed. So now, if 60 into 10⁻23, ये इसके ऊपर से जो आया वो वाला 60 into 10⁻23 by 63.5, that means how much? So that will give you the answer. अरे हाँ, चलो next. तो n number of electrons ये आया, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया आपके पास। देन आफ्टर Q फाइंड करना है। सो Q जो आएगा वो Ne से आएगा। तो F इक्वल्स टू KQ² बाय R² के अंदर n की वैल्यू अभी आपने जो फाइंड की उसके ऊपर से आपको मिल रहा है, एंड फाइनल आंसर कम्स एज 2 into 10⁸8 न्यूटन, जो कि दिया गया है E नंबर 3 के ऊपर, राइट। ठीक है, रोड मैप याद रहा आपको? रोड मैप क्या था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। देखो हमने क्या किया यहाँ पर,
सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल, इन टोटल जो गिवन मास है उसमें हमने फाइंड किए कि एटॉमिक मास दैट मींस एवोगैड्रो नंबर, देन गिवन मास इक्वल्स टू हाउ मच, देन आफ्टर उसके ऊपर से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फाइंड किए कि 10⁶ है तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, देन दीज मेनी नंबर ऑफ एटम्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड इक्वल्स टू हाउ मच, और फिर उसके बाद Q इक्वल्स टू Ne और F में वो प्लेस कर दिया। क्लियर, सिंपल है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाओगे इजी रहेगा ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges +2 coulomb and +6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of -2 coulomb is given to each of these charges, the force will now be. देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी टाइप का है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, याद आया? तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये दोनों, ये इसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर भी ऐड होगा, तो सेकंड चार्ज हो जाएगा 4 और फर्स्ट चार्ज हो जाएगा 0। अब सीधे सीधे पता चल रहा है, देखो मैं यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे देती हूँ कि एक कोई भी एक चार्ज 0 होगा, सो इज इट पॉसिबल कि उसके उनके बीच कोलम्बियन फोर्स लगेगा? नो, कोलम्बियन फोर्स किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में, बराबर ना? तो आप चार्जेस जो है उसमें से एक चार्ज तो 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0, राइट? नया जो फोर्स है वो नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 electrons separated by distance r experience force F between them. The force between a proton and a singly ionized helium atom separated by distance 2r is 4f, 2f, f by 4 and f by 2। क्या होगा इनके बीच में? देखो पहले क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, मतलब E जितना चार्ज है उनको कुछ सेपरेशन पे रखा, R जितने, तो F जितना फोर्स है, मतलब उसके ऊपर से आपको एक जो रिलेशन है वो दे दिया F के लिए, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर करके हो गया, F इक्वल्स टू K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के अंदर ये हुआ। देन अब क्या हुआ, अब एक प्रोटॉन लिया, एक प्रोटॉन मतलब उसका चार्ज तो क्या हो गया E जितना, उसके बाद फिर क्या लिया, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, तो हीलियम एटम जो है उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन जैसे ही काम करेगा, बराबर ना? तो मतलब E जितना ही चार्ज उसके ऊपर रहेगा, तो अगेन न्यू चार्जेस आर E एंड E ओनली, तो K E स्क्वायर विल रिमेन सेम, यहाँ पर कुछ और चेंज नहीं हुआ, बराबर? अगर कोई चार्ज चेंज होता तो आप यहाँ पर भी वो चेंज कर सकते थे, वो करना पड़ता हमें। और डिस्टेंस कितना कर दिया, इनिशियली इट वाज r बट नाउ द डिस्टेंस हैज बिकम 2r होल स्क्वायर, तो दैट मींस यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, बराबर? इनिशियल जो f है उससे हो जाएगा ये 4th टाइम्स, समझ में आ रहा है ये हमको, बराबर ना? QE जो है वो सेम रहा है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट है ओनली 1/r स्क्वायर से। देन R becomes 2 times, so F by 4, so new F becomes F by 4। ओके, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is, see electron is moving around, और ये रहे आपके पास ऑप्शंस, बराबर? तो देखो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन, तो उसमें तो क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्रोटॉन, और जो रिवॉल्व कर रहा है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, एक एक ही होंगे दोनों, तो मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, एक E है Q1E और Q2 जो है वो भी E हो जाएगा, तो दोनों के लिए F इक्वल्स टू हम लोग K E स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन R स्क्वायर, बट दिस इज द स्केलर रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिए हैं उसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो इफ इट इज रिप्रेजेंटेड इन द वेक्टर फॉर्म, then what you have to do, you have to put a unit vector with it, बराबर? तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, ये करेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय
इट्स मैग्नीट्यूड, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज आ जाएगी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज होगा। नाउ इनिशियली क्या था, यहाँ पर ये, हाँ, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे ना, तो इसलिए ये जो आएगा वो नेगेटिव होगा, सब में नेगेटिव तो है ही, बराबर। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों चार्जेस अलग अलग पोलैरिटी वाले। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा इसके ऊपर से। तो k e² by r³ एंड वेक्टर r, राइट। ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर हमें ये दिख रहा है, करेक्ट। खाली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ ये कूलम्बियन फोर्स का, बाकी फॉर्मूला वही है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical charges repel each other with a force equal to 1 milligram weight when they are 0.6 meter apart in air. The value of each charge is, options: 2 millicoulomb, 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, 2 nanocoulomb और 2 microcoulomb. See, अब इसमें आपको जो फोर्स है वो मिलीग्राम वेट में दिया हुआ है, न्यूटन में डायरेक्ट नहीं दिया है। सो यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट। आपको एक अलग तरीके से फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट किया, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे ये समझ में आए, इसलिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है। मिलीग्राम, मिलीग्राम को आपको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, तो मिलीग्राम टू ग्राम इज 10 raised to minus 3 and gram to kilogram is again 10 raised to minus 3. So milligram to kilogram becomes 10 raised to minus 6, and that will just give you the m. If you want force, then m will be multiplied with g, right? तो वो g की वैल्यू भी आप मल्टीप्लाई करोगे। चलो सॉल्यूशन में क्या है, हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे एंड फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, बराबर ना। जैसे कन्वर्जन मैंने बताया वैसे मिलीग्राम को किलोग्राम में, क्योंकि हमें न्यूटन में चाहिए तो मास जो है वो किलोग्राम में लेना पड़ेगा, एंड ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो उसके ऊपर से Q को सब्जेक्ट बनाने पर हमारे पास आंसर आता है 2 माइक्रोकूलम विच इज देयर ऑन की नंबर 4। क्लियर, ठीक है, कोई नई चीज नहीं थी इसमें, फॉर्मूला तो वही था कूलम्बियन फोर्स का, खाली फोर्स का यूनिट आपको समझ में आए इसलिए ये वैल्यू डाली हुई थी। दिस इज एक्चुअली 10 raised to 9, नॉट 109। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 charges equal to minus q are placed at the 4 corners of a square and a charge q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of q is, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, बराबर। अब तक हम लोगों ने क्या किया, सब जो है वो कूलम्बियन फोर्स, इंडिविजुअल कोई एक सिस्टम खाली बन रही थी उसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स फाइंड किया। अब क्या बन रहा है, जो सिस्टम बनेगी विथ नंबर ऑफ चार्जेस उसको इक्विलिब्रियम में देखना है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं वो सब देखने पड़ेंगे, मैग्नीट्यूड उनका क्या है, और फिर ऐड करना पड़ेगा, तो उनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, बिकॉज हमें वेक्टोरियली उसको ऐड करना पड़ेगा। सी अगर आता है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर से सॉल्व करिए, ठीक है। चलो 4 चार्जेस माइनस क्यू 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समझना पड़ेगा, बराबर ना। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका कुछ ऐसे हुआ, बराबर। 4 चार्जेस on vertices of square, minus q minus q minus q minus q, right, and q is placed at its center. As the system is in equilibrium, we can take any charge और उसके ऊपर फोर्स जो है वो 0 हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पर अभी हमने इस केस के लिए ये वाला C के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है वो लिया, बराबर। तो C के ऊपर माइनस क्यू चार्ज और उसकी वैल्यू कितनी आए, कौन कौन से फोर्सेस जो है वो एक्सर्ट कर रहा होगा, अपने ऊपर ले रहा होगा। एक ये D वाला A के ऊपर है वो और B के ऊपर है वो, ये 3 माइनस क्यू चार्जेस। देन आफ्टर ये प्लस क्यू जो है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो
प्लस क्यू वाला जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्शन, एक है माइनस एक है प्लस, देन दिस माइनस चार्ज विल बी रिपेलिंग इट, तो ये इस तरफ लगेगा, Ca वाला इस तरफ, देन माइनस माइनस अगेन विल रिपेल, ये दिस माइनस विल अगेन रिपेल, बराबर। तो ये सारे फोर्सेस जो है वो कुछ इस तरह से लग रहे होंगे। अब ये इक्विलिब्रियम में मतलब आप देख लो तो एक्स एक्सिस वाले जो है वो सेम हो जाएंगे और अपवर्ड डाउनवर्ड है वो सेम हो जाएंगे, हम कोई भी एक जो है वो ले सकते हैं, उसके ऊपर से भी आंसर जो है वो आ जाएगा। सी, एफ सी इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम में लिया इसलिए, तो इसके ऊपर सी डी भी लगाएगा, ए भी लगाएगा, ओ भी लगाएगा, बराबर, सब लगा रहे हैं। अब इसमें से हम लोग सिर्फ जो एक ही कंपोनेंट है सी डी, सी ओ वाला जो है उसका एक्स कंपोनेंट, सी ए वाला उसका भी एक्स कंपोनेंट, और सी डी वाला जो है वो तो खुद एक्स में ही है, वही कंपोनेंट्स हमने लिए। क्या बता रही हूं मैं, सी ये जो है इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड वो हम लोग नहीं ले रहे अभी, खाली एक्स कंपोनेंट्स है उनको ऐड किया। फिर ये सी ए है, वो सी ए का भी जो कंपोनेंट होगा वो हम लोग ले रहे हैं, वो सी ए का ये कंपोनेंट आएगा, और सी डी जो है वो सी डी तो खुद है ही एक्स में, तो ये तीसरा फोर्स जो आया वो ये आएगा 1 2 एंड 3। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना, ये एफ, इसको मैं एफ सी ओ बोल दूं, इसका नाम क्या, एफ सी ओ, और यहाँ पर 45 है तो ये भी 45 हुआ, तो ये कंपोनेंट हो गया एफ सी ओ कॉस 45। सेम वे में एफ सी ए उसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ सी ए कॉस 45, बराबर, ये हो गए दोनों कॉस कंपोनेंट। नाउ एफ सी ओ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बराबर, इसलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो नेगेटिव जो है वो आ गया। यहां पर ये चीज, ये कैपिटल क्यू आएगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर, ठीक है। सी डी जो है वो सी एंड डी, सी एंड डी दोनों के ऊपर कैपिटल क्यू है ना, तो ये कैपिटल क्यू स्क्वायर, सी ए में के क्यू स्क्वायर 2a, और cos 45 की वैल्यू यहाँ पर भी 2k क्यू क्यू बाय a स्क्वायर, ये किस वजह से आया, इतना डिस्टेंस, ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से पूरी वैल्यू निकाली, ये हाइपोटेनस जो है उसकी वैल्यू निकाली, और उसके ऊपर से फिर उसका हाफ किया, सी साइड्स इसकी ए जितनी है, बराबर, तो ये बन गया √2a। अब हमें लेना है सिर्फ इतना डिस्टेंस, तो √2a बाय 2 मतलब ये हो गया a बाय √2, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, इधर से इधर तक का डिस्टेंस, बराबर, ये पॉइंट से ये पॉइंट, हमें वही चाहिए था ना, बराबर, C और O के लिए, तो C और O का डिस्टेंस आ गया a स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर, तो वो 2 न्यूमरेटर में गया, 1 बाय √2। अब इसमें से देखो एक Q हट जाएगा, K हट जाएगा, कॉमन निकाल रहे हैं, एक K हट जाएगा, एक Q हट जाएगा, a स्क्वायर हट जाएगा, a स्क्वायर हट जाएगा, a स्क्वायर हट जाएगा, K Q Q Q इतना हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, एक Q बचा, एक Q और 2 √2 बचा, 2Q और बाय √2, तो कट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा √2Q। So from this, if you make small q as subject, then it comes as q by 4 2 √2 plus 1, and this answer falls on the key number 2, ठीक है। कुछ नहीं, जब भी इक्विलिब्रियम होगा तब वो कोई भी एक चार्ज आप पकड़ लो, उस चार्ज के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं वो सब फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट जो है उनको आप इक्वेट कर दो। यही चीज हम लोगों ने जो एक्स के लिए ली ना, एक्स में ही हमने इक्वेट किया, वही चीज आप वर्टिकली भी ले सकते थे, वर्टिकल कंपोनेंट तब इक्वेट करो, तब भी वो 0 लेना है, आंसर आपका वही का वही आएगा, ठीक है। चलो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अदर चार्जेस, सिर्फ ये सी के ऊपर का चार्ज लेके ही किया ऐसे जरूरी नहीं है, आप कोई भी चार्ज जो है वो ले सकते थे, क्योंकि द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आंसर जो है वो सही आएगा, सेम ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
charges are at a distance d apart. If a copper plate of thickness d by 2 is kept between them, the effective force will be. देखो मीडियम इसमें चेंज किया, बराबर ना, मीडियम चेंज कर रहे हैं। क्या था पहले, दो चार्जेस थे, उनके बीच का डिस्टेंस d जितना था, तब कितना होगा उनके बीच फोर्स, F इक्वल्स टू K, फिर जो भी चार्जेस होंगे Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। अब क्या हो गया, बीच में जो वैक्यूम था या एयर थी उसके बदले मेटल डाल दिया। तो जब भी मेटल या ऐसे कुछ आएगा या कोई और मटेरियल आएगा, तब फोर्स जो है वो kth टाइम्स हो जाता है। इसमें क्या हो गया है कि डायरेक्ट kth टाइम्स हम लोग नहीं ले पाएंगे। व्हाई? बिकॉज टू चार्जेस ही है ना प्लेट्स में, टू चार्जेस, तो उनके बीच का एंटायर स्पेस है वो मेटल से फिलअप नहीं किया, सिर्फ इतना सा यहाँ पर मेटल डाल दी। तो इतनी स्पेस तो जो है वो तो फिर भी अभी है एयर या तो वैक्यूम जो रखा हुआ वो, बराबर। तो इतनी स्पेस की वजह से कुछ चेंज होगा और इतनी स्पेस की वजह से कुछ और फोर्स होगा। तो जब भी ऐसे सिनारियो है तब आप क्या करोगे, तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, d बाई टू क्या है, जितने में अभी भी वैक्यूम है उतनी स्पेस, तो हाफ ऑफ द स्पेस, थिकनेस जो है वो थिकनेस d बाई टू जितनी रखती ना, हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू चार्जेस इज फिल्ड अप बाय मेटल, तो हाफ जितनी, तो बची कितनी, हाफ बची, तो d बाई टू, फिर बाकी जितने से पोर्शन में मेटल रखी उतने से पोर्शन इनटू उसका k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k उस मेटल का, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। नाउ k फॉर मेटल, अब यहाँ पर मेटल रखा, बराबर ना, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, बराबर, याद रखो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। तो दिस विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट निकालो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, ये पूरा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो f डैश इक्वल्स टू समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आया, मतलब कि वो टर्म हो गया जीरो, बराबर। तो फोर्स आएगा यहाँ पर जीरो, ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है ये आंसर। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance increases K minus 1, क्या होगा, देखो जब भी मीडियम चेंज होगा, यहाँ पर पहले के केस के अंदर तो क्या था कि थोड़ा सा जो था वो फ्री स्पेस रखा था और थोड़े से पोर्शन में मेटल रखी थी, मेटल स्पेसिफाई की थी, सम मटेरियल ऐसे नहीं बोला था, मेटल स्पेसिफाई की थी, इसलिए हमने उसकी वैल्यू पुट की। बाकी क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो इन सम मीडियम इट बिकम्स kth times, f in some medium becomes kth times than that in the vacuum। ये वैक्यूम के अंदर जो हम लोग k q1 q2 by r square लेते हैं, उसमें स्मॉल k की वैल्यू हम लोग 9 into 10⁹ लेते हैं, बराबर। वो वाली वैल्यू को k टाइम्स से डिवाइड करो, तब जाके हमें उस मीडियम के अंदर उतना फोर्स लगता है वो मिलेगा, बराबर। तो ऑप्शन आपको यहाँ से समझ में आ ही रहा है, इट डिक्रीजेस by k minus 1 times, बराबर, kth टाइम्स हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, और कितने प्रोपोर्शन से, k minus 1 टाइम्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball with charge minus 50 electron is placed at a distance of a hollow spherical shell has a net charge of minus 50 electron. What is the charge on the shell's outer surface? Options are here. देखो 50 माइनस 50 जो है क्या दिया है यहाँ पर, एक होलो है स्फीयर और उसके अंदर जो है वो एक कोई स्फीयर बॉल जो है सॉलिड वो रख दिया, बराबर।
अब इनिशियली जब वो ऐसे रखे तब उनके ऊपर का कुछ चार्ज जो है वो गिवन था। अब जो चार्ज जो है पहले सेपरेट थे तब उनके ऊपर का चार्ज, फिर इसको यहाँ पर अंदर रखा तब चार्ज कितना हो जाएगा होलोस्फीयर के ऊपर, वो हमें फाइंड करना है। बराबर, उनके ऊपर के चार्ज जो सेपरेटली थे इनिशियली भी हम लोग ऐसे पुट करके देखे तो जो प्रोसेस है वो शुरू होने से पहले जो चार्जेस और उसके बाद फिर चार्ज का इंडक्शन होगा उसके बाद कितना चार्ज, वो हमें फाइंड करना है। राइट, तो सी इनिशियली इट विल बी लाइक दिस, ये Q1 जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर, ये सॉलिड स्फीयर है ना, Q1 जितना यहाँ पर होगा। फाइनली क्या होगा, दिस Q1 और Q2 इसके ऊपर है ही, बराबर। Q1 विल इंड्यूस ऑपोजिट पोलैरिटी इसके ऊपर, बराबर। वो ऑपोजिट पोलैरिटी का ऑपोजिट जो है वो यहाँ पर जो है वो इंड्यूस हो जाएगा सरफेस के ऊपर, इनर सरफेस के ऊपर इंड्यूस करेगा, आउटर सरफेस के ऊपर उससे ऑपोजिट। अब यहाँ पर Q1 एंड Q2 मतलब क्या, -50 एंड जो है ये भी -50 दिया है, दोनों के ऊपर के -50 है, बराबर। Q1 एंड Q2 -50 तो फाइनली कितना हो जाएगा शेल के ऊपर, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -100 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो आउटर शेल के ऊपर टोटल ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, two identical spheres carrying charges -9 microcoulomb and 5 microcoulomb respectively are kept in contact and then separated from each other. Point out true statements from the following in each sphere. चलो ऑप्शंस कुछ आपको इस तरह से दिए हैं। See, now again two spheres are brought in contact with each other. तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था वैसे ही कंडक्शन के थ्रू दोनों जो स्फीयर्स हैं वो कांटेक्ट में आए और उसके बाद फिर सेपरेट करते हैं। तो जब भी कांटेक्ट में आए तब उनके ऊपर का जो चार्ज है वो टोटल ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर फिर उनको सेपरेट करेंगे तब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा, बराबर। हमें उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्सेस होंगे या कम हो जाएंगे वो देखना है। राइट, तो देखो साथ में लाने की वजह से when they are brought in contact with each other, ये दोनों, तो बाद में कितना जो है वो चार्ज उनके ऊपर हो जाएगा। तो -9 + 5/2 = 2, बराबर ना, दोनों को ऐड को और फिर बाय 2 कर दो, हाफ डिवाइड कर दो, तो -4/2, तो -2 कूलम चार्ज जो है वो बचेगा। राइट, -2 कूलम आया मतलब क्या हो जाएगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज आया, बराबर ना, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इसके ऊपर से ये समझ में आ जा रहा है कि डिफिसिट, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो होगी ही नहीं, इधर दिस और दिस, इसमें से ही कोई होगा, बराबर। माइनस चार्ज आया इसकी वजह से। अब हमें फिर उसके ऊपर से n कितना है वो फाइंड करना है, कि हमें फोर्स जो है वो ले लेंगे और उसके ऊपर से n, ये इसके ऊपर से भी ये चार्ज जो आया ना, चार्ज को ही डायरेक्ट हम लोग NE करके, क्योंकि फोर्स के लिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो Q = NE करके हम लोग वैल्यू जो है वो लेकर आएंगे। सी, न्यू चार्ज इक्वल्स टू दिस एंड Q = NE, तो N becomes 1.25 into 10⁻13, बराबर। 1.25 into 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस। राइट, ये ऑप्शन 4 के ऊपर आंसर है। क्लियर, क्या किया, ये कंडक्शन का फॉर्मूला जो है वो लगाया एंड सेकेंडली हम लोगों ने Q = NE किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a distance x from a charge q E is E, बराबर। E की वैल्यू, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस जो है वो आने लगे। अब चार्जेस के ऊपर से हम लोग फोर्स फाइंड किया, फोर्स के बाद इक्विलिब्रियम थ्रू फोर्स वो हम लोगों ने कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में आया, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम लोग फाइंड कर रहे हैं।
कि इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो E जितनी है, an identical charge is placed at a distance 2x from it, then the magnitude of force it experiences. See, force find करना है, but in terms of E, in terms of electric field we have to find out. So you must be knowing the relationship between the Coulombian force and the electric field. So F equals to QE, and also now you should be knowing that E equals to KQ by R square. इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए when you are dealing with electric field intensity. E equals to KQ by R square and F equals to QE, right? चल, तो F find करना है. Now R is proportional to R square. तो R E जो है वो चेंज हुआ तो वो ऑब्वियसली F के ऊपर वही इफेक्ट दिखाएगा, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इसलिए, राइट? चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं, हिंट आपको मैंने दे दी. E is proportional to 1 upon x square. नाउ F जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस हमने चेंज किया तो 2 टाइम्स किया, 2x कर दिया, तो F will become QE by 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर. चलो नेक्स्ट. An electron moving with speed 5 into 10 raised to 6 centimeter per second is shooted parallel to the electric field of intensity 1 into 10 raised to 3 Newton per coulomb. Field is responsible for the retardation of motion of electron. Now evaluate the distance traveled by the electron before coming to rest for an instant. Mass of electron E equals to 9 into 10 raised to minus 31 and charge की वैल्यू जो है वो गिवन है आपके पास. ये जो है वो वैल्यूज दी है, मतलब ऑप्शंस ही आपको दिए हुए हैं. सी, यू आर बीन गिवन द स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ई की वैल्यू गिवन है. बाद में क्या होता है, इट कम्स टू रेस्ट. तो आपको 11th स्टैंडर्ड का जो लीनियर मोशन है उसके इक्वेशन, काइनेटिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे वो अप्लाई करने पड़ेंगे कि कोई पार्टिकल है, दैट पार्टिकल is having some initial velocity and finally it comes to rest, v becomes 0, right? And what is the thing that makes it stop or makes it comes to rest? तो वो है इसका acceleration. वो acceleration यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? अगर फॉल हो रहा है या अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसे होता है वैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से था, वैसे ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस, बराबर. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इक्वल्स टू QE देखा था हमने, F इक्वल्स टू QE and F is also, we know that it is equals to MA. So from this A becomes QE by M, बराबर. A becomes QE by M. ये acceleration की value, initial speed has been given, v has also been given, acceleration you know, तो हमें find करना है कि how much is the distance traveled, d equals to what और s equals to what, that we will be finding, बराबर. तो दो speed है, distance find करना है, acceleration, तो वो तीन जो थे फॉर्मूला, उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यूज करो और आंसर लेकर आओ. कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, जिसमें से s को सब्जेक्ट बनाओ तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2. इन प्लेस ऑफ a we can write E by m. Place the substitute the values and you will get the answer as 7 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th स्टैंडर्ड भी भले ही मस्ती में निकाल दिया हो बट ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो वहां पर आप लोगों ने अगर याद करके रखी होगी तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे वो चीजें स्ट्राइक होगी. इसमें ना कोई रॉकेट साइंस जैसे नहीं है, बट वो जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे फिनोमेना होते हैं, बस वही अप्लाई करने हैं. उसमें ग्रेविटेशनल या कोई अलग तरह से एक्सेलरेशन लग रहा था, ब्रेकिंग की वजह से लग रहा था या ऐसे कुछ, बस वही चीज यहाँ पर ब्रेक किसने लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई, बस वही चीज अप्लाई करनी है, कोई न्यू चीज नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following plots represents the variation of electric field with distance from the center of a uniformly charged non-conducting sphere of radius this or this? स्फीयर के लिए, अब स्फीयर के लिए क्या होता है, स्फीयर जो होगा वो स्फीयर के अंदर चार्ज जो है वो चार्ज आउटसाइड में जैसे जैसे जाते जाएंगे, ये पूरी थियोरी है इसकी, और उसके बाद फिर ये ग्राफ जो है वो गिवन है। तो इनसाइड में जब रहेगा तब वो गॉसियन सरफेस हमने छोटा लिया था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आता था, फिर वो स्फीयर जो है वो स्फीयर की सरफेस तक पहुंचे, उसके बाद फिर बाहर हम लोग गॉसियन सरफेस लेते जाए तो वहां पर कोई न्यू चार्ज जो है वो ऐड नहीं होता था, ओनली डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता था, बराबर। तो इसमें हमें अभी सिर्फ ग्राफ के लिए याद रिकॉल करना है कि इनसाइड में क्या था, आउटसाइड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R और आउटसाइड में होगा 1/r², बराबर। तो 1/r से इंक्रीज होगा तब वो स्ट्रेट लाइन आएगी, 1/r² से जब प्रोपोर्शनेट होगा तब वो ऐसे पैराबोलिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ये लास्ट ग्राफ था ये वाला ग्राफ जो है वो करेक्ट 1/r एंड 1/r² के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 positive point charges plus Q are kept at 4 corners of a square of side L. The net electric field at the midpoint of any side of the square is C. क्या बताया है, Q charges are on the corner of a square. फिर कोई भी एक साइड ले लो, उसके मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सी। अभी मैं डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसे बन गया है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो ये 1 2 3 4 प्लस 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 प्लस, इफ आई टेक दिस साइड एंड इट्स मिड पॉइंट, वहां पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट कर रहा होगा, ऐसे, ये वाला किस तरफ एग्जर्ट कर रहा होगा, ऐसे, बराबर। भाई पॉइंट के ऊपर से आ जा, हाँ, फिर ये वाला किस तरफ, इस तरफ, ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड। तो ये दोनों है ना इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल चार्ज की वजह से, तो E इक्वल्स टू KQ/r² में दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो बचे कौन कौन से, 1 और ये 2। अब इनके भी 2 कंपोनेंट्स, 1 और 2, बराबर। इनके 2 कंपोनेंट्स अगर मैं ले लूं तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये। सेम वे में उस साइड का जो स्लैंटिंग है उसके लिए कंपोनेंट कौन सा आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ये, और ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो फिर से ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला, बराबर। तो इधर जो हम लोग एंगल लेंगे, एंगल सपोज कि यहाँ पर बना है, तो ये हो जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट, बराबर ना। तो वो कॉस कंपोनेंट और E जो है वो ऐड हमें यहाँ पर करना पड़ेगा और वो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। चलो डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस मुझे पहले देने जैसे थे, आपको तो सीधा समझ में ही आ गया होगा, सॉल्व करना था, चेक करना था, कोई नहीं अब चेक कर लो। चलो Q Q Q Q जैसे मैंने बताया थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसे बन गया है, बट चला लेना इतनी चीजें, L L/2 L L/2। तो ये डिस्टेंस जो है वो, ये डिस्टेंस कितना आया, L एंड L/2, ये मिड पॉइंट के ऊपर है ना, इसलिए तो ये वाला डिस्टेंस अगर पाइथागोरस के थ्रू देखो तो ये होता है √5/2L। ये वाला डिस्टेंस L/2 ये हो गया, बराबर।
अगर ये जो एंगल है वो थीटा है तो ज्योमेट्री के ऊपर से ये एंगल जो है वो भी थीटा जितना एंगल बनेगा, बराबर। अब जैसे बताया हमें सिर्फ ये कंपोनेंट ही देखना पड़ेगा, ये 2e cos थीटा हुआ, जैसे बताया था दोनों के e cos थीटा कंपोनेंट, तो ये 2e cos थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। तो हमें E भी फाइंड करना पड़ेगा एंड cos थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। E कैसे आएगा, ये दोनों जो भी है फील्ड, चार्ज बनाने वाले फील्ड, तो फील्ड बनाने वाले चार्जेस, आई एम सॉरी, तो Q के Q बाय आर स्क्वेयर और के Q बाय आर स्क्वेयर ये हो जाएगा, बराबर। जो R है वो ये और चार्ज जो है वो Q हो जाएगा। cos थीटा के लिए आपके पास ये ट्राइंगल है, बराबर। तो cos थीटा बनता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बस ये चीजें आपको देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपने डायरेक्शन सबकी वजह से कोई जिस भी पॉइंट पे फाइंड करनी हो वहां पर एक बार डिटरमाइन कर ली, फिर आपको सीधा सुपरपोजिशन ही अप्लाई करना है, बराबर। एक पॉइंट के ऊपर करने के लिए सुपरपोजिशन ही करना पड़ेगा, बट वेक्टोरियल एडिशन, क्लियर। तो चलो E और cos थीटा फाइंड करते हैं। E r equals to 2e cos theta where E equals to this k q by r square। r कितना, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है और जिस फील्ड की वजह से, जिस चार्ज की वजह से फील्ड है वो, बराबर। तो ये डिस्टेंस √5/2l ये आ गया। एंड cos थीटा कितना बन रहा है, l बाय √5/2l, ये l समझना है इसको, 2/√5। So when you multiply E and cos theta and into 2, then you will get your answer as 16kq by 5√5l square, which is there on option number 2। यहाँ पर आपको मिल रहा है आंसर, क्लियर। तो कॉन्फ़िगरेशन जब भी ऐसे बनाना पड़े ना, तब आप सबसे पहले ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने से ही आपको समझ में आएगा कि हमें कहां पर फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट है, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at each of the opposite corners of a square, a charge q is placed at each of the other two corners। दो कॉर्नर जो है ऑपोजिट, उसके ऊपर कैपिटल क्यू, बाकी के दो जो हैं उनके ऊपर स्मॉल क्यू। If the net or electrical force on capital Q is 0, then Q by Q equals C। Net electric force is again 0। Net electric force मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। तो कोई भी ये वाला Q या ये वाला Q ले लो और उसके ऊपर कितना फोर्स, ऑप्शन सबसे पहले मैं आपके दे देती हूँ। वो फोर्स को आपको इक्वेट करना है 0 से, राइट। चलो तो ये क्यू जो है ऐसे आ जाएगा, बराबर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्यू के ऊपर हमें उसको 0 दिखाना है ना, नेट जो रिजल्टेंट है वो 0 है, इसलिए तो F1 equals to KQ by A square, F2 equals to KQ by A square and F3 equals to KQ square by 2A square। देखो इनके बीच का फोर्स वो आ गया ये वाला, फिर इनके बीच का फोर्स वो आ गया कुछ ये वाला या ये वाला, कोई भी बोल सकते हैं, और दूसरा फोर्स जो है वो ये वाला, ठीक है। F1 F2 एंड ये F3। नाउ रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट F1 और F2 का, F1 और F2 का ही क्यों निकाला सिर्फ, क्योंकि F1 और F2 एक लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, दूसरा लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करते हैं, बराबर। तो वो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, F1 और F2 की वैल्यू पुट करने से इतना आया, बराबर। अभी रिजल्टेंट F1 और F2 का इतना आ रहा है। नाउ Q, कैपिटल Q जो है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, so that Q should be, that F should be opposite and equal, बराबर।
तो ये दोनों ऑपोजिट और इक्वल होने चाहिए, मतलब कि दोनों का एडिशन जो है वो 0 होना चाहिए, बराबर ना। जो रिजल्टेंट इस तरफ लग रहा था उतना ही इस तरफ होगा, तब जाके वो फोर्स 0 होगा, बराबर। तो ये दोनों इसलिए इक्वेट किए, एक माइनस साइन के साथ, एक ये रिजल्टेंट और दूसरा ये F3 वाला, उससे इक्वेट किया, जिसमें से हमें फाइंड करना है Q/Q। तो ये रेशियो ले लो, ये रेशियो हमारा आता है -2√2, बराबर। तो ऑप्शन हमारा है की नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equals to 0 and x equals to L respectively. The distance of a point on the x-axis from origin at which the net electric field due to these 2 point charges is 0 is, चलो 8 कूलम एंड 2 कूलम, फिर 0। ये आपको ऑप्शंस जो है ना वो ऑप्शंस दिए हैं, एक को ओरिजिन के ऊपर मान लो और दूसरा जो है उसको L डिस्टेंस के ऊपर मान लो, बराबर। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो L हो गया। तो एक आपको यहाँ पर दोनों की वजह से जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। दैट मीन्स सपोज कि कोई x डिस्टेंस के ऊपर, मैं कुछ डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, 8q मान लो कि इधर पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज है -2q, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। मान लो कि ये पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज L। L कैसे? क्योंकि ये पड़ा हुआ है x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, ये पड़ा हुआ है x इक्वल्स टू L के ऊपर। सपोज दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज x, बराबर, इसमें ये डिस्टेंस x है। तो नाउ 8q इज L प्लस x, बराबर, एंड ये डिस्टेंस जो है वो x हो गया। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कैन आई राइट इट लाइक दिस, k 8q by L plus x whole square and 2q की वजह से k 2q by x square। See again we don't have to write -2q, क्योंकि हम लोग वहां पर ऐड करेंगे तब जाके वो 0 होगा। अब उसी टर्म को हम लोग 0 की जगह पर भेज रहे हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो फिर से पुट करने की मिस्टेक मत करना आप लोग। इक्वल है तभी जाके वो 0 हो जाएगा, बराबर ना। तो फिर k कट हो जाएगा, q कट हो जाएगा, इधर से 2 कट हुआ, इधर 4 बचा, तो 4 बाय दिस 1 बाय x स्क्वायर, फिर उनका हम लोग रूट ले लेंगे तो बचेगा 2 बाय L प्लस x, 1 बाय x, तो x comes as L। So from 8q the distance is 2L, बराबर। तो डिस्टेंस वहां से 0 ओरिजिन के ऊपर से 2L जितना डिस्टेंस आया, क्लियर। एक और जो है वो और भी एक फॉर्मूला है जो ऐसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ऐसे ले सकते हैं, जब भी ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो √q1 बाय √q1 प्लस √q2 इंटू r, ये करके भी आप कर सकते हो। r मतलब इनके बीच का अभी जो जैसे L डिस्टेंस दिया है ना वो आपको लेना है, ठीक है। या तो ये वे तो पूरा ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinite number of electric charges each equal to 5 nanocoulombs are placed along x-axis at x equals to 1 centimeter, x equals to 2 centimeter, 4 centimeter and 8 centimeter and so on. In this setup, if consecutive charges have opposite sign, then the electric field in the Newton per coulomb at x equals to 0 is. Options are here. अब क्या किया है इसमें, जो चार्जेस है ना वो चार्जेस कोई 4 चार्जेस या 3 चार्जेस सिर्फ नहीं दिए, इट इज डिस्क्रीटली स्प्रेड थ्रू इंफिनिटी, बराबर। पहले रखा हुआ है, पहला चार्ज रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर पे, फिर दूसरा 2 सेंटीमीटर पे, फिर 3 सेंटीमीटर पे नहीं है, फिर 4 पे, फिर 8 पे, फिर 16 पे, बराबर। ऐसे अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब पहले पास में,
फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर ज्यादा दूर, फिर ज्यादा दूर, फिर ज्यादा दूर, ऐसे रखे हुए हैं, बराबर। और कहाँ तक वो स्प्रेड हुए हैं वो तो पता नहीं है, बट उनका मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम है। तो हमें x इक्वल्स टू 0 के ऊपर फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा दूर होंगे, ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर होंगे चार्जेस, that will not be that much effective to produce electric field on the origin, ठीक है ना, ऐसे हम ले सकते हैं। तो अब मैथमेटिकली हम लोग वो जो टर्म्स हैं जो इनफाइनाइट जैसे डिस्टेंस या बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं उनको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें आपको एक हायरार्की जैसे जो इक्वेशन बनेगा ना वो आपको देखना है। सी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन पहला डिस्टेंस 1 स्क्वायर, फिर माइनस दूसरा डिस्टेंस, फिर तीसरा डिस्टेंस, फिर माइनस चौथा डिस्टेंस, फिर और आगे आते जाएंगे, बराबर। और जो है वो डिस्टेंसेस आगे आते जाएंगे, बट आगे क्या होगा 1 बाय 16 स्क्वायर, तो वो तो बहुत छोटा टर्म हो गया, बराबर। देन 1 बाय 32 स्क्वायर, उससे भी छोटा टर्म। तो ऐसे आगे के जो स्मॉल स्मॉल नेग्लिजिबल टर्म्स है वो हमने नहीं लिखे, बराबर। जब भी ऐसी कोई सीरीज होगी तब हमें उनका जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करने का फॉर्मूला बनता है। ये मैथ्स के अंदर आता है। ये 10⁻⁴ किस लिए लिखा, दीज ऑल डिस्टेंसेस आर इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सब में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। वो कॉमन निकाला और यहाँ पर न्यूमरेटर में भेजा तो वो बन गया 10⁻⁴। क्लियर। अब इनको एक्सपेंशन करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये फॉर्मूला, और 5 नैनोकूलम क्यू की वैल्यू ये लगा दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ पर लगा दी, तो आपका आंसर जो आता है वो बन जाएगा 36 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, which falls on the key number 2, बराबर। ये सीरीज और उसका ये सिंप्लीफिकेशन सिर्फ वो आपको याद रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A cube has point charges of magnitude -q at all its vertices. Electric field at the center of the cube is, options, सेंटर के ऊपर, अब देखो -q सब वर्टाइसिस के ऊपर, ये -q जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इट, नीचे वाला -q टुवर्ड्स इट, ये वाला -q उधर, ये वाला -q उधर, और है क्या स्क्वायर, तो सारे डिस्टेंस भी सेम हो गए। तो सेंटर के ऊपर फिर फील्ड कितना हो जाएगा, समझ में आ ही गया होगा, 0। The field due to opposite charges at the center cancel each other। समझ में आया ना, डायग्राम अरेंजमेंट समझ में आई गई होगी। सी यहाँ पर फिर सेंटर के ऊपर फाइंड करना है, तो ये -q that will exert electric field over here and this -q in the exactly opposite direction, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि q e क्या होता है kq/r², तो q सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का सेम। The same thing will happen with the other two charges also। बस हो गया। तो आपका आंसर है यहाँ पर से की नंबर 3 के ऊपर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged particle of mass 5 × 10⁻⁻⁶ kg is held stationary in space by placing it in the electric field of strength 10⁶ Newton per coulomb. Directed vertically downwards, the charge on the particle is this or this। चलो अब ये एक अलग कैटेगरी के, मतलब अलग एक टाइप के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हुए। इन सब में क्या किया है कि जैसे मिलिकन्स ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट था, उस टाइप का कुछ किया है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इफ यू वांट टू होल्ड इट स्टेशनरी, तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसे ही ड्रॉप रख दिया सो ऑब्वियसली इट विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो नीचे ही जाके गिरेगा। अब अगर मुझे उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, देन आई विल हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स वाया सम अदर फील्ड। तो वो फील्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली अप्लाई करते हैं।
मान लो कि फोर्स से लेफ्ट डायरेक्शन में डाल रहे हैं हम लोग उसको, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, तब जाके वो दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। तो बेसिकली टू फोर्सेस आर गेटिंग बैलेंस्ड बाय ईच अदर, बराबर। तो ऐसे केसेस के अंदर जब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा होगा तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से या कूलम्बियन फोर्स से बैलेंस हो रहा है वो शो करना पड़ेगा। एफ जी इक्वल्स टू एफ ई, एफ जी मतलब एम जी और ये हो जाएगा क्यू ई। क्लियर, बस इतनी चीज करनी है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एम जी माइनस क्यू ई, तो Q इक्वल्स टू दिस, बराबर। कहां पर जा रहा था, ये नेगेटिव क्यों बताया? और चार्ज पार्टिकल जो है इज हेल्ड स्टेशनरी, देखो सी, नेचुरली वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। अब इसको ऊपर की तरफ खींचना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इस तरफ नेगेटिव होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तभी जाके ये यहाँ पर आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, mg भी नीचे की तरफ लगेगा एंड QE जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। स्टेशनरी तो वो रहेगा नहीं, दोनों ही उनको उसको नीचे खींच रहे, तो वो भला क्यों उसी जगह पर रहे। चलो सब लेके जाना ही चाहते हैं मुझे नीचे, तो मैं भी नीचे ही जाऊं, बराबर। तो ये वहीं पर रह रहा है, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स है, उसके ऊपर चार्ज है, वो नेगेटिव होगा, राइट। तो नेगेटिव, क्योंकि आपके पास देखो दोनों ऑप्शन है, एक पॉजिटिव वाला भी है एक नेगेटिव वाला भी है, ये चीजें ध्यान में रखा करो। चलो तो ऑप्शन आपके पास आ गया -5 वाला, मतलब कि 4 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 26, a charged particle of mass 0.003 gram is held stationary in space by placing it in a downward direction of electric field of 6 into 10⁴ Newton per coulomb, then the magnitude of charge is, here are the options। फिर से वही चीज, इसको स्टेशनरी जो है वो स्टेशनरी रखा, तो आपके पास Q mg इक्वल्स टू QE करने पर Q की वैल्यू जो है वो आती है 0.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखने जाए तो 5 इंटू 10⁻⁻, दैट टू नेगेटिव, जो अभी आपको आगे के क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। इसी वजह से वो जो रीजन था वहां पर भी वही रीजन सेम यहाँ पर एप्लीकेबल है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। Next question, a charged oil drop is suspended in uniform field of 3 into 10⁴ volt per meter so that it neither falls nor rise. The charge on the drop will be, चार्ज के ऊपर जो ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शंस आर हियर। अब ये ना आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आगे आपने इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए, ये पक्का आप कर ही पाओगे, बराबर ना। तो mg इक्वल्स टू QE, Q को सब्जेक्ट बनाया, तब जाके आपका आंसर आता है 1 नंबर की के ऊपर 3.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। Two small spheres, each having equal positive charge Q on each, are suspended by 2 insulating strings of equal length from rigid hook। अब ये और एक टाइप के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हुए, जिसमें कोई एक रिजिड सपोर्ट है, वो रिजिड सपोर्ट के थ्रू कोई स्ट्रिंग के थ्रू स्फीयर्स या चार्जेस को हैंग किया है। तो वो टेंशन कितना होगा या कितना इंक्लिनेशन होगा, वो सब चीजें अलग अलग हमें फाइंड करने के लिए पूछी जाएगी, वैसे क्वेश्चन है। तो व्हाट हैपेंस हियर, दैट थ्रू दिस रिजिड सपोर्ट
टू चार्जेस और टू स्फीयर्स आर हैंगिंग, बराबर। तो क्या होगा पहले कि ये दो जो है यहाँ पर स्ट्रिंग्स जिसके थ्रू वो हैंग कर रहे हैं, तो वो दोनों जो है वो पहले तो सीधे सीधे होंगे, उसके बाद फिर उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बराबर। उनके बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसे हो जाएगा। अब उनके बीच का इंक्लिनेशन चेंज होगा। अब ये नीचे की तरफ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींच रहा होगा और दोनों के ऊपर के जो चार्जेस है वो एक दूसरे से रिपेल कर रहे होंगे, बराबर। बाकी खाली ग्रेविटेशनल होगा तो सीधा सीधा नीचे ही रहेगा, तो ऐसे कुछ आएगा। अब क्या हो रहा है कि उसको ग्रेविटी ना हो वैसी जगह पर ले जाए, तो सिर्फ फोर्स कौन सा बचा, फोर्स फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बचा, कूलम्बियन फोर्स ही बचा। तो वो एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे ले जाएंगे, बराबर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में दोनों जो स्फीयर्स हैं वो चले जाएंगे, क्लियर। तो अब सिनारियो जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर होगा वो F जितना ही होगा, विच इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू L स्क्वायर। तो ये है आपकी की नंबर 1 के ऊपर। देखो K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर R स्क्वायर, R मतलब क्या, दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो अब ये स्ट्रिंग थी, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ के जितना, तो दोनों स्ट्रिंग की L जितनी लेंथ है तो वो क्या हो जाएगा 2L। so that's why your answer becomes like this, और की नंबर 1 के ऊपर आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged ball hangs from a silk thread S which makes an angle theta with a large charged conducting sheet P as shown in figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to। देखो दूसरा कोई यहाँ पर सामने स्फीयर नहीं लिया, बट उसके बदले क्या ले लिया, एक शीट ले ली which is having some charge on it, uniform distribution of charge on it। तो ऑब्वियसली दूसरा चार्ज जो पॉजिटिव यहाँ पर होगा दैट विल गेट रिपेल्ड। तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो थीटा के साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कैसे प्रोपोर्शनेट है वो हमें देखना है। तो बेसिकली वी विल हैव टू सी व्हाट ऑल फोर्सेस एंड इन विच डायरेक्शन आर दे एक्टिंग। तो देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको फोर्सेस कौन कौन से हैं। वन फोर्स विल बी द टेंशन दैट इज गेटिंग एक्सर्टेड इन द स्ट्रिंग, बराबर। दूसरा फोर्स जो होगा वो होगा कूलम्बियन फोर्स Fe जितना, एंड थर्ड फोर्स ये आएगा mg जितना। तो ओनली दीज थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग इन दिस केस। अब इसको हमें सिर्फ इक्वेट करना है। तो Fe दिस इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब के Fe को बैलेंस करने वाला दूसरा कोई फोर्स जो है वो रहेगा ही, बराबर ना। ये रिपल्जन हो रहा है। अब ये mg को भी बैलेंस करने वाला कोई और फोर्स होगा ही। वो कौन से फोर्सेस हैं? सो दोज फोर्सेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन। टेंशन के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखा दूं मैं, वन इज दिस एंड द अदर इज दिस वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल। तो वो वर्टिकल ये थीटा बना, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा थीटा। जिसके साथ एंगल बनाया वो कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, टी कॉस थीटा। So the vertical component is t cos theta and the horizontal one is t sin theta. That means Fe is getting balanced by the sin component of tension and mg is getting balanced by the cos component of tension, बराबर। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो t sin theta, t cos theta बैलेंस हो गया। देन इफ आई टेक द रेशियो ऑफ देम, तो रेशियो लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से टी जो है वो कट हो जाएगा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा बिकम्स tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू f बाय mg। तो mg इज मल्टीप्लाइड विथ tan थीटा, सो f इक्वल्स टू mg tan थीटा, ये आपका बना। देन आफ्टर फोर्स इक्वल्स टू QE भी होगा, बट फॉर अ प्लेन शीट, वो शीट की वजह से जो E है वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, बराबर ना।
तो आप इसको भी इक्वेट कर सकते हो, बराबर। F इज दिस ऑल्सो एंड F इज दिस ऑल्सो, तो हमें तो सिग्मा और थीटा के बीच रिलेशन चाहिए ना, इसलिए तो बेस्ट हमारे पास आ गया रिजल्ट जो है वो। तो अब ये बना सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिख ही रहा है 1 नंबर के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, two small spheres of mass m1 and m2 are suspended by weightless insulating threads of length L1, L2. The spheres carry charges Q1 and Q2 respectively. So the spheres are suspended such that they are in level with one another and the threads are inclined to the vertical at angles of θ1 and θ2 as shown. Which one of the following conditions is essential if θ1 equals to θ2? Options are this. See, strings जो है वो strings कुछ ऐसे inclination के ऊपर दिखाई गई है और उनके ऊपर charges जो है वो different है। अब इसमें से कौन सा option जो है वो correct होगा? If you want this condition to be satisfied, ये जो θ1 θ2 हुआ ना, यहाँ पर जो vertical है वो vertical से अभी inclination हुआ, यहाँ पर θ1 फॉर्म हुआ, यहाँ पर θ2 फॉर्म हुआ। If θ1 has to be equal to θ2, then what should be the condition? तो देखो यहाँ पर हम इधर भी हमें वो जो फोर्सेस है वही इक्वेट करने हैं। आगे के क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी ये चीज देख ली, बराबर। this, so one component is getting balanced by the other and for the horizontal components also, तो उसके ऊपर से ये इक्वेशन बना था F equals to mg tan theta, where theta जो है वो सेम है, तो ये कांस्टेंट हुआ, g तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो F कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ बचा m, तो m जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, m1 equals to m2, तो ये था हमारे ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical charged sphere of material density rho suspended from the same point by inextensible string of equal length make an angle theta between the strings. When suspended in a liquid of density sigma, the angle theta remains the same. The dielectric constant K of the liquid is. देखो, अब जैसे आगे के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि वो सीधा ही एयर के अंदर हैंग कर रही थी स्ट्रिंग, जिसके एंड के ऊपर स्फीयर या तो चार्ज्ड स्फीयर या चार्ज हैंग कर रहा था, वो सीधे ही एयर के अंदर ही थी। अब क्या हो रहा है इस केस के अंदर? इट इज इमर्ज्ड इनटू सम अदर लिक्विड, या तो कोई और मीडियम जो है वो चेंज हो गया। तो अब जब लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग इमर्ज करेंगे तो क्या होता है उसके साथ? टाइमर ऑन हो गया था, बताने किस लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर इमर्ज होगा तब उसके ऊपर एक और फोर्स जो है, एक फोर्स और लगेगा, वो फोर्स होगा बॉयंट फोर्स। लिक्विड के अंदर बॉयंट फोर्स लगता है ना, तो जो mg एक्सर्ट करता है वो नेट mg नहीं होगा, बॉयंसी जितना कम करके देगी उतना ही सिर्फ mg उसके ऊपर लगेगा। दैट मीन्स इफेक्टिव वेट विल बी डिफरेंट, बराबर ना? समझ में आ रहा है? लिक्विड कोई है, वो लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट का वेट उतना नहीं रहता, वो इफेक्टिव वेट चेंज होता जाए। कितना कम हो जाएगा? वो कम ही होगा। कम कितना हो जाएगा? जितना उसका बॉयंसी जो लग रही है वो कम करके देगा उतना, वेट में से बॉयंसी जितना कम करके देगा उतना। तो देखो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। K इक्वल्स टू, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, तो K इक्वल्स टू FA by FM होगा। वी नो FM इक्वल्स टू F by K, पता है ना? FM इक्वल्स टू फ्री स्पेस के अंदर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो इसको मैं एयर ले लूं, इसको मीडियम ले लूं, तो ऑब्वियसली K इक्वल्स टू FA by FM। FA एयर में कितना वेट होता है? mg जितना। FM मीडियम में कितना होता है? जैसे अभी बताया वैसे
इफेक्टिव वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, m माइनस एम डैश इंटू जी। नाउ एम जी जो है उसकी जगह पर रॉ वी लिख सकते हैं, एंड इसकी जगह पर भी हम लोग ये जी जी एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, और m इक्वल्स टू रॉ इंटू वी, m इक्वल्स टू रॉ इंटू वी। और ये लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ ना उसका मास है, तो उसकी डेंसिटी हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर गिवन है ना कि लिक्विड जो है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, वो डेंसिटी यहाँ पर लिखी हमने, तो रॉ माइनस सिग्मा इंटू वी, वी विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आपके पास ऑप्शन जो आया वो रॉ बाय रॉ माइनस सिग्मा। क्लियर? तो ऑप्शन 1 के ऊपर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉल्स ऑफ सेम मास and carrying equal charge are hung from a fixed support of length L at electrostatic equilibrium, assuming that angles made by each thread is small. The separation x between the ball is proportional to. See, यहाँ पर क्या है कि दो जो स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों स्ट्रिंग्स कुछ ऐसे हो गई, एंड ऑब्वियसली Q और Q के बीच कुछ डिस्टेंस है x. So this x is proportional to in terms of L, क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर ना। तो सपोज यहाँ पर ये थीटा बना, तो हमें पता है कि t जो है उसके दो कंपोनेंट्स t cos थीटा एंड t sin थीटा। So t sin थीटा is balanced by Fe and t cos थीटा is balanced by mg. क्लियर? तो हमें ये कंपोनेंट्स लेके फिर ये x आएगा किसके अंदर, x है क्या, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो Fe के अंदर वो चीज आएगी, मैं लिखूं अगर k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो मुझे ये बैलेंस करके जो इक्वेशन बनेगा वो एक बनाना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर Fe के अंदर वो फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। सेकेंडली यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री बन रही है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर से भी ये कुछ ट्राइंगल बना, बराबर, x/2l एंड दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है एंगल मेड बाय ईच अदर, जो वो अगर स्मॉल एंगल हुआ तो उसके ऊपर से हम sin थीटा tan थीटा कुछ लेंगे। चलो तो डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिकली आपको ये चीज करनी है, इसमें Fe का फॉर्मूला लगाओगे तब जाके उसमें x जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, एंड देन आफ्टर x को आपको सब्जेक्ट बनाना है, बराबर। चलो तो इन इक्विलिब्रियम दिस, जैसे आपको डायग्राम में बताया, tan थीटा इक्वल्स टू, व्हेन आई टेक रेशियो ऑफ दीज टू, तो tan थीटा इक्वल्स टू Fe by mg होगा। इन प्लेस ऑफ Fe वी हैव टू राइट q स्क्वायर k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, mg तो है ही। देन tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू sin थीटा, एंड एज वी हैड सीन कि ये x/2 है और ये l है, ये थीटा है, then sin theta will be equals to x/2 upon l. तो x/2l equals to tan theta is this, tan theta इतना आया, उसको इक्वेट किया, तो अब ये x स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो x क्यूब बन जाएगा, 2l क्यूब 4πε0 into mg, दैट मीन्स अब इसमें से 2q स्क्वायर ε0 mg ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ l जो है उससे प्रोपोर्शनेट होगा, तो यहां से मैं क्यूब रूट ले लूं, तो x इज प्रोपोर्शनल टू l रेज टू 1/3 और क्यूब रूट ऑफ l। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net field E at the center O is this or this, बराबर। चलो अब ये जो स्ट्रिंग के थ्रू हैंग करने वाले थे वो सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट सारे जो है वो देख लिए। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो सारे हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, जिसमें भी अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया। तो देखो, एक यहाँ पर हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग और उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर देख रहे हैं, तो फॉर्मूला इसके लिए क्या बनता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर फाइंड करना हो तो k q बाय r स्क्वायर ये तो रहेगा ही,
जो E का फॉर्मूला है वो साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। आर्क आपका सिर्फ इतना भी हो सकता है, बराबर, सिर्फ इतना भी हो सकता है, तो ये थीटा ले लो। अभी कितना है, पाई बाई 2 है, तो आप सॉरी पाई है तो आप पाई ले लो। तो इस फॉर्मूला के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू इन रेडियन पुट करनी है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ई का जो फॉर्मूला है वो तो है ही, साथ में सिर्फ क्या कर दिया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, बराबर। चलो नेक्स्ट वैल्यू पुट करने पर आपको ई जो है वो मिल जाएगा, बराबर। पाई पुट करोगे तो आंसर माइनस क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर जे कैप। माइनस जे कैप कैसे आया, तो माइनस जे कैप, ये सारे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इससे अवे होगा, सबकी वजह से अवे, मतलब इसमें से निकल रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वैसे ही ये, तो सब के जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाले वो कट हो जाएंगे, सबके सिर्फ कहां पर बचेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हमने आगे काफी सारी जगह पर देखा वैसे। इसलिए नेगेटिव जे डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रिवेल करेगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये भी है जिसके अंदर थीटा, वो फॉर्मूला वैसे इजी है इसलिए पहले मैंने वही डाला, और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, के लैम्बडा बाय आर माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप, बराबर। साइन के आगे माइनस आएगा और यहाँ पर कॉस में से -1 होगा, ये आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, फिर थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। Next question, an infinitely long thin straight wire has uniform linear charge density of 1/3 coulomb per meter. This is capital C, coulomb per meter. Then the magnitude of the electric intensity at point 18 centimeter away is this. These are आपका options 1, 2, 3 and 4 जो है वो given है। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उससे आपको कोई डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या, E इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर या 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, बराबर। आर की वैल्यू है आपके पास, लैम्बडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो भी गिवन है, तो आपने वैल्यू जो है वो पुट कर दी। ये क्या गया है, 22/7 किया है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट की है, और कूलम पर मीटर वो सारी वैल्यूज जो है बाकी की पुट कर दी। इससे आपका आंसर जो आ रहा है वो 0.33 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम वो आया, ठीक है। तो आंसर आया आपका 1 नंबर की के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two parallel infinite line charges plus lambda and minus lambda are placed with a separation distance r in free space. The net electric field exactly midway between the two line charges is, देखो क्या होगा इसके अंदर के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें सेपरेशन r है और मिड पॉइंट पे हमें फाइंड, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव है दोनों की वैल्यू लैम्बडा लैम्बडा ही। अब मिड पॉइंट पे फाइंड करना है, मतलब क्या हो गया, r/2 डिस्टेंस पे फाइंड करना है, इससे भी r/2 डिस्टेंस पे, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 इज r दैट हैज बीन गिवन, तो यहाँ पर r/2 डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करना है। तो E इक्वल्स टू, due to the positive charge distribution it will be 2 pi epsilon 0 and कितना है r/2 distance, बराबर। due to negative it will also be equals to 2 pi epsilon 0 r/2। अभी मैंने माइनस साइन यहाँ पर नहीं लगाई, इसलिए नहीं लगाई, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगी, पॉजिटिव है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अवे फ्रॉम इट। नेगेटिव जो है वो नेगेटिव की वजह से, ये नेगेटिव जो है
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स इट। तो बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, बराबर। सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया तब जाके हमें करना पड़ेगा उनका एडिशन। तो टोटल E इक्वल्स टू 2 टाइम्स E प्लस और 2 टाइम्स E माइनस, दोनों जो है वो दोनों ही सेम ही आएंगे, इसलिए 2 टाइम्स लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 R बाय 2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर जो है वो 2 नंबर के ऑप्शन के ऊपर है। क्लियर, दोनों की वजह से हमने खाली लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 और जो डिस्टेंस R है वो हमने पुट किया, और डायरेक्शन साथ में देखी। वैसे ही आप खुद से देख लो, दोनों के ऊपर सपोज नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो, या दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वो देख लो। फिर वैल्यू लैम्बडा की डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ भी नंबर आप पुट करके देख लो तो क्या आता। तो ऐसे आप नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो खुद से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर of radius r at distance r is, आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस दिए हैं। नाउ हियर E equals to k q by r square, E equals to k q by r square, we can also write q by 4 pi epsilon 0 r square, right? Also we know that q equals to sigma into 4 pi r square, बराबर। So substituting this into the equation of E, sigma into 4 pi capital R square by 4 pi epsilon 0 R square. Why am I taking small r and capital R here? This Q is for the entire सरफेस, तो वो सरफेस जो है वो सरफेस का हमें जो एरिया है वो लेना पड़ेगा एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए। यहाँ पर मैं r डिस्टेंस के ऊपर फाइंड कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। तो ये मेरे पास बन गया 4 पाई कट हो गया, तो सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कहां पर दिख रहा है, सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर के ऊपर है ये ऑप्शन। क्लियर, कुछ नहीं है, E जो है उसके लिए जहां पर जिस डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करना था वो डिस्टेंस पे लगाया, और Q का हम लोगों ने फॉर्मूला लिया इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, चलो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर ये हमें ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट, इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ सिलेंडर इज 4 माइक्रोकूलम पर मीटर, then electric field intensity at a point 3.6 centimeter from the axis is, सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले रहे हैं वही पुट करना है, उसमें हमें डिस्टेंस भी गिवन है, वो वैल्यू पुट कर दो, उसके ऊपर से आंसर आपका आएगा 2 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, बराबर। सब वैल्यूज है आपके पास, डिस्टेंस भी है और लैम्बडा की वैल्यू जो है वो भी है। माइक्रोकूलम है तो उसको सिर्फ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r is the value of the electric field at the center of the disk is sigma by 2 epsilon 0 with respect to the field at the center. The electric field along the axis at a distance r from the center of the disk reduces by this और this। कितना रिडक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें फाइंड करना है। तो सी हमें वो रिडक्शन परसेंटेज के अंदर गिवन है, तो मतलब एक्सिस के सेंटर से या एक्सिस के कोई एक पॉइंट के ऊपर उसमें कितना रिडक्शन होगा वो फाइंड करना है। तो डेल्टा E बाई E इन परसेंटेज हमें फाइंड करना हुआ, दैट मीन्स E एट डिस्टेंस R माइनस E एट डिस्टेंस 0 अपॉन E एट 0, तो सेंटर के ऊपर 0 हो जाएगा वो। तो E एट सम डिस्टेंस x इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ब्रैकेट 1 - x बाय अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एट डिस्टेंस आर, एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस आर के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड इट्स रूट। तो ये हुआ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस आर बाय रूट 2 आर। ओके, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 ये चीज हुई आपके लिए। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस आर विल गेट कैंसल्ड आउट, ये हो गया। फिर एक्सिस की बात आती है, तो एक्सिस के लिए x इक्वल्स टू 0 ई 0, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस 0 बाय अंडर रूट 0 स्क्वायर, मतलब ये 0 ही होने वाला है ये टर्म। तो आपका ये E0 बचा सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सो नाउ यू हैव टू टेक सबट्रैक्शन और इसके अंदर आप लोग पुट करोगे, बराबर ना। फिर जो है वो टर्म सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 कट हो जाएगा और बाकी सिर्फ आपके पास ये टर्म्स ये और -1 ये बचेगा। करके दिखाऊं, डेल्टा E बाय E इक्वल्स टू E0 equals to ER is sigma by 2 epsilon 0 into bracket 1 minus 1 by root 2 माइनस E0, तो E0 में भी ये आया, उसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये -1 आ गया, बाय E0 is sigma by 2 epsilon 0, so this will get cancelled out, बराबर। -1 कट हो गया, तो ये आया -1 by root 2 और इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 कर दोगे, ये अभी आएगा 1 बाय रूट 2 का 1 अपॉन रूट 2, तो 0.707 करके कुछ आएगा, बराबर। माइनस है दैट शोज रिडक्शन, और परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 करोगे, इंटू 100 दैट विल गिव यू 70.7%, बराबर। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है आपको, ये 70.7% रिडक्शन इज ऑन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The flat base of hemisphere of radius A with no charge inside it lies in a horizontal plane. A uniform electric field is applied at an angle with the vertical direction. The electric flux through the curved surface of the hemisphere is, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल्स टू EA होता है, तो एरिया जो है वो हेमिस्फीयर का यहाँ पर E इंटू A कर दिया, बराबर। तो पाई A स्क्वायर बाय रूट 2, जो एंगल यहाँ पर है उसके हिसाब से ये चीज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q, पॉजिटिव Q है, आर प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन के बारे में है क्वेश्चन। तो रिजल्टिंग लाइंस ऑफ 4 शुड बी स्केच्ड एज इन, यहाँ पर इसमें से कौन सा आएगा, सी। इफ इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कोई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है किसी भी डायरेक्शन में एरो दिया होता तो ये रॉन्ग ही होता, पॉजिटिव से पॉजिटिव के अंदर तो जाएगा ही नहीं। दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, तो ये फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो गया। सेकंड में क्या है, इनवर्ड, तो टुवर्ड्स इट पॉजिटिव के लिए तो होगा ही नहीं। थर्ड, पॉजिटिव है तो उसमें से आउटवर्ड, यस इट इज पॉजिटिव, यहाँ पर कोई भी कट नहीं हो रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो इक्वल सी लाइन ड्रॉ की है, ऐसे सर्कुलर तो वो फॉर्म करेगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी के ऊपर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड along a field of 1 Newton per coulomb along y direction. The flux passing through the square of 1 meter side is placed in xy plane inside the electric field is, flux
phi equals to EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, और 1 मीटर साइड का स्क्वायर है। अब हमें डायरेक्शन देखनी होगी, सी डायरेक्शन में क्या करोगे आप कि आपके पास जो E है, फाई के लिए क्या करते हैं, E डॉट ए, E है उसके डायरेक्शन तो दे दी Y, मतलब कि वो J कैप डायरेक्शन हो गई इसकी, बराबर 1 J कैप। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो स्क्वायर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, तो एक्स वाई ये बन गया। अब ये एक्स वाई में से इस डायरेक्शन में आएगा, बराबर, मतलब ये क्या हो गया, ना ही y है ना ही x है, मतलब ये z हो गया परपेंडिकुलर टू इट, तो ये z डायरेक्शन में मतलब कि k कैप डायरेक्शन में आएगा, एंड डॉट ऑफ इट 1 into 1 ये हो गया, तो J डॉट के कम्स एज 0, बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो फ्लक्स बन जाएगा 0, बिकॉज एरिया वेक्टर एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों आए मतलब उसमें से पास होने वाला फ्लक्स 0।